नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम स्थानीय शासन की बात कर रहे थे कि स्थानीय शासन वह गवर्नमेंट जो गांव और जिला पंचायत तक की सरकारें होती है, स्थानीय सरकार कहलाती है। हमने देखा था कि कोई भी सरकार है, उस सरकार के 3 अंग होते हैं और 3 अंग होते हैं तो फिर 3 स्तर भी सरकार के होते हैं। 3 अंग हमने देखे थे कि किस तरह से कार्यपालिका होती है, किस तरीके से न्यायपालिका होती है और किस तरीके से है वो विधायिका होती है। तो 3 अंग हमने देखे थे। कार्यपालिका यानी सरकार, कार्यपालिका, दूसरा हमने देखा था विधायिका और तीसरा हमने देखा था न्यायपालिका। ये तो हमने 3 सरकार के अंग देखे थे, न्यायपालिका। अब हम देखेंगे कि सरकार के 3 स्तर कौन से। जिस प्रकार अंग भी 3 है, उसी प्रकार सरकार के क्या है बच्चों, स्तर भी है वो 3 है। तो स्तर को देखेंगे, सरकार के स्तर, सरकार के स्तर यानी कितने लेवल पर सरकार काम। प्यारे बच्चों, देखा जाए तो सरकार के 3 स्तर होते हैं, मैंने बताया था। सर्वप्रथम है वो एक सरकार होगी केंद्र सरकार, दूसरी सरकार होगी राज्य सरकार, राज्य सरकार, और तीसरी जो सरकार है वो है स्थानीय सरकार। स्थानीय का मतलब हुआ आपके जैसे गांव है तो गांव की सरकार कैसी होगी, आप शहर में रह रहे हो तो शहर की सरकार कैसी होगी, वो स्थानीय गवर्नमेंट होगी। केंद्र सरकार के बारे में हमने देखा था कि जो भारत सरकार है उसे केंद्र सरकार कहते हैं, जो पूरे देश के लिए काम कर रही है। राज्य सरकार वह सरकार जो एक राज्य में काम कर रही है, जैसे कि राजस्थान के अंतर्गत किस तरह से सरकार काम कर रही है या उत्तर प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है उसे हम राज्य सरकार कहेंगे। अब उसी तरह हमारे जो गांवों में जो सरकार चल रही वह स्थानीय सरकार कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों, स्थानीय सरकार। जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत है, गांव के अंतर्गत देखा जाए तो जो पंच सरपंच जो चुने हो जाते हैं वो आपके स्थानीय सरकार के हिस्से होते हैं। उसी तरीके से हम देखेंगे कि गांव के बाद में जो बड़ा स्तर आता है ब्लॉक स्तर, वहां पर पंचायत समिति होती है और पंचायत समिति का जो प्रधान होते हैं वो भी स्थानीय सरकार होती है। तीसरा जो ये गांवों की सरकार है, गांव, और फिर जिला स्तर पर है वो जिला परिषद होती है, जिसका जिला प्रमुख का व्यक्ति होता है वो होगा इसका मुखिया। तो ये गांवों में होता है। ऐसा कि ऐसा शहरों में भी होता है। छोटा शहर है नगर पालिका होगी, तो उससे थोड़ा बड़ा नगर परिषद होगी, और उससे बड़ा शहर है जैसे जोधपुर है, आपकी जयपुर है, ऐसी बड़ी बड़ी सिटियां उदयपुर है, कोटा है, ये मेट्रोपॉलिटन शहर है, बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप देखोगे कि जोधपुर के अंतर्गत है या जयपुर में या कोटा में है, नगर निगम जैसी बड़ी संस्था काम कर रही है। तो जैसे गाँव में वैसी की वैसी कहाँ पर है, शहरों में। तो उन व्यवस्था को हम पढ़ रहे हैं कि आखिर में हमारे देश में किस तरह की व्यवस्था अपनाई गई, किस तरीके से स्वतंत्रता से पहले हमने देखा था कि अलग अलग तरह की सरकार का स्वरूप था। हमने देखा सर्वप्रथम है वो ग्राम सभाएं हुआ करते थे, ग्राम सभाएं थी। उसके बाद में हमने चोल काल में देखा मंडलम है या नाडू है, ये कहां थी, ये चोल काल के अंतर्गत प्राचीन भारत में थी। उसके बाद में हम सीधे मध्यकाल में आधुनिक भारत में आए, लॉर्ड रिपन करके थे गवर्नर जनरल भारत के, और लॉर्ड रिपन ने है वो स्थानीय शासन की स्थापना का जनक इस व्यक्ति को कहा जाता है। इसने है वो मुकदम बोर्ड है, लोकल बोर्ड करके है वो गठित किया, स्थानीय बोर्ड है वो गठित किया, स्थानीय बोर्डों का इसने क्या किया, गठन किया। इसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने अलग अलग समय के दौरान मांग की कि जो स्थानीय निकाय है, जो स्थानीय बोर्ड है, उनको भी ज्यादा स्वायत्तता दी जाए, वहां के नागरिकों को भी शासन में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो एक ये व्यवस्था अंग्रेजों के काल में चली थी। और उसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस ने वो भरपूर मांग उठाई, स्थानीय बोर्डों को ज्यादा शक्ति देने की वकालत की। जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति ने इस बात को पुरजोर तरीके से रखा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी विचार था कि जो स्थानीय सरकार है जब तक अंतिम छोर पर बैठी गांव के अंतर्गत बैठे लोगों को है वास्तु रूप में आप लोकतंत्र है सरकार नहीं दोगे, तब तक देश में वास्तविक रूप से आजादी भी नहीं आएगी, और जब देश में वास्तविक रूप से आजादी नहीं आएगी तो वास्तविक रूप से लोकतंत्र भी कायम नहीं होगा। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी विचार था कि जो स्थानीय सरकारें, उन स्थानीय सरकार को भी क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा स्थानीय यानी गांवों को ज्यादा से ज्यादा महत्व दिया जाए, गांवों को
ज्यादा से ज्यादा आजादी दी जाए। ये ऐसा किसका मानना है? ऐसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का मानना है। उन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा आप गांवों को ये वास्तु रूप में भागीदारी दोगे, सार्थक भागीदारी दोगे लोकतंत्र में, तो अपने आप ही उनकी है वो आजादी होगी। अन्यथा गांवों को आजाद नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक उनके शासन में भागीदारी नहीं है तो फिर उनकी आजादी का क्या मतलब। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी ये बात कही। उसके बाद में हमारा जो संविधान बनता है और संविधान सभा बनी, जो कैबिनेट मिशन करके भारत आया, और उसकी अनुशंसा पर संविधान सभा हमने गठित की 9 दिसंबर 1946 को गठित की, और उस संविधान सभा ने भारत के संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया, संविधान निर्माण का काम शुरू किया। और संविधान निर्माण के इस काम के दौरान उन्होंने क्या किया? नीति निर्देशक तत्व जोड़े, और निर्देशक तत्वों के अंतर्गत क्या जोड़ा? पंचायती राज की स्थापना हेतु अनुच्छेद 40 जोड़ा, और कहा कि सरकार पर निर्भर है कि वह क्या करे? पंचायती राज की स्थापना का प्रयास करे। ये कहां तक बात आई? आजादी तक बात आई। यानी जिस समय देश आजाद हुआ तो संविधान के अंतर्गत ये प्रोविजन किए गए कि सरकार है क्या करेगी? ये राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि वे नीति निर्देशक तत्वों का पालन करते हुए क्या करें? पंचायती राज की स्थापना करें, गांवों के अंतर्गत सरकार की स्थापना करें, गांवों को ज्यादा से ज्यादा शासन में भागीदारी दी जाए, गांव हो या शहर हो दोनों के लोगों को लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर उनको सरकार में भागीदारी दी जाए। तो ये तो था स्वतंत्रता से पूर्व का घटनाक्रम। कैसा था ये? स्वतंत्रता से पूर्व। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में स्थानीय शासन। इस बात का आप ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा भारत में स्वतंत्रता से पूर्व स्थानीय शासन की क्या स्थिति थी, तो आप ग्राम सभाओं का, मंडलम का, रिपन का, गांधी जी के विचार और संविधान सभा तक की है वो बात करोगे। अब जो दूसरी हमारी हेडिंग है महत्वपूर्ण कि स्वतंत्रता के बाद भारत में स्थानीय शासन हेतु क्या प्रयत्न किए गए, और यदि प्रयत्न किए गए तो वास्तु रूप में क्या धरातल पर इंप्लीमेंट किए गए, क्या वास्तु रूप में उनको है वो लागू किया गया, उसके लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए, उनको हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद में वास्तव में पंचायत राज की स्थापना के हेतु सरकार ने है वो कुछ एक कार्य किया, ताकि क्या है ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर लोगों को क्या किया जाए? उनकी भागीदारी है वो सुनिश्चित की जाए। तो आज जो अभी हमारा जो टॉपिक है वो भारत में, स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। स्वतंत्र भारत में यदि स्थानीय शासन की बात की जाए तो सबसे पहले 1952 का एक घटनाक्रम आता है। सरकार ने सर्वप्रथम है स्थानीय शासन को विकास हेतु काम करती है, और उसके लिए पहला काम ये हुआ कि 1952 के भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 हुए। ठीक, विधिवत सरकार बनी, और 1952 के अंतर्गत सरकार ने क्या किया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो लागू किया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया। कब? 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया, और इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था गांवों का स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य करना, ताकि क्या है स्थानीय स्तर पर लोगों की है वो भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तो सर्वप्रथम क्या हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो लाया गया। इसके बाद में देखा जाए तो 1959 के 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज का जो प्रारंभ है वो नागौर से करने का काम कर रहे हैं, पंचायती राज की एक तरह से नींव डालने का काम कर रहे हैं। तो 1959 में है वो बड़ा घटनाक्रम हुआ। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर से पंचायती राज ये महत्वपूर्ण कार्य हुआ। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की है वो नींव रखने का काम हो रहा है, लेकिन अब तक है वो संविधान में प्रॉपर ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ कि वास्तु रूप से, धरातल रूप से एक्ट बनाकर है वो पंचायती राज की स्थापना का कार्य प्रारंभ होता है। इसके बाद में अलग अलग राज्यों की सरकारों ने वो पंचायती राज की स्थापना के हेतु प्रयास किए। उसमें देखा जाए तो महाराष्ट्र की सरकार थी,
महाराष्ट्र की सरकार ने है वो पंचायत राज स्थापना का काम किया, लेकिन वैधानिक रूप से पंचायती राज की, कानूनी रूप से पंचायती राज की हाल तक स्थापना नहीं हो रही है। किसी भी राज्य में कहां पर 2 स्तर की थी, कहीं पर 3 स्तर की थी, और कहीं कहीं पर तो क्या किया कि पंचायती राज जैसी व्यवस्था ही नहीं रखी, और कुछ राज्यों ने व्यवस्था रखी तो वहां पर चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से करवाया, यानी जनता का उसमें योगदान न गणिता कम था। तो ये एक थोड़ा सा है वो बात हो। इसके बाद में 72वां और 73वां संविधान संशोधन लाया गया 1992 के अंतर्गत, और 1993 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और संवैधानिक रूप से संविधान में प्रावधान करके संशोधन करके हमने भाग 2 जोड़े, 2 भाग अनुसूचियां जोड़ी, 11वीं और 12वीं, और स्थानीय शासन को पहली बार संवैधानिक रूप से स्थापित होने का कार्य हुआ। तो संवैधानिक रूप से स्थापित होने का काम है वो कब होता है, जाकर 92-93 के अंतर्गत जाकर वास्तविक रूप से काम हो रहा है। हाल तक है वो हम योजनाओं के द्वारा स्थापित करने का काम कर रहे हैं, कानूनी रूप से काम नहीं हुआ। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला, लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के कुछ प्रयास किए जा चुके थे। अब ये कह रहा है कि संविधान में यदि देखा जाए 73वां और 74वां संशोधन के बाद में स्थानीय शासन को मजबूत काम करने का काम हुआ है, लेकिन उससे पहले भी कुछ प्रयत्न किए गए थे, लेकिन वो 73वें और 74वें जो संवैधानिक रूप से था ऐसा कोई काम नहीं हुआ, प्रयत्न अवश्य किए गए थे। उस प्रयत्न में यदि देखा जाए तो पहला नाम आता है 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करके है वो भारत सरकार लेकर आई। कब आई? वो पहली बार 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाई, और इस कार्यक्रम के पीछे ये सोच थी सरकार की कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। अब ये पहली बार महत्वपूर्ण काम हो रहा है 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और इस जो सरकार लाई थी इसका उद्देश्य था कि जो लोकल स्तर पर जो गांव है और जो शहरी स्तर है निम्न ढांचा, वहां पर जनता की क्या हो, ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, जनता को वास्तविक रूप से है वो शासन के अंतर्गत लिया जाए। और इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की भी सिफारिश की गई। अब इसी के साथ साथ ये भी बात जोड़ी गई कि कोशिश करेंगे कि गांवों के अंतर्गत 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है वो स्थापित की जाए। किस तरह से? एक तो गांव लेवल पर होगी, फिर ब्लॉक लेवल पर की जाए, और फिर है वो जिला स्तर पर की जाए, जिला स्तर पर। ये कब आता है? ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम में ये बात हमने की कि हम त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था का है वो क्या करेंगे, काम करेंगे, लेकिन कानूनन कोई काम नहीं किया जा रहा है। कुछ प्रदेश मसलन देखा जाए तो गुजरात है और महाराष्ट्र ने सन 1960 में निर्वाचन द्वारा यानी इलेक्शन के द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली स्थापित की। और अब आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम ऐसे कौन से राज्य थे जिन्होंने इलेक्शन के द्वारा, चुनाव के द्वारा पहली बार स्थानीय निकायों की प्रणाली स्थापित की? तो गुजरात और महाराष्ट्र ने 1960 में पहली बार करने का काम करा। लेकिन अनेक प्रयासों में इन स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं थी कि ये स्थानीय विकास की देखभाल कर सके। लेकिन बात यहाँ पर ये निकल कर आई कि इनको इतने पावर नहीं थी जितने वर्तमान तरह की जो पंचायती राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, और वर्तमान की जो स्थानीय स्तर की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इतनी जो शक्ति है वो उस समय जब 1960 के अंतर्गत गुजरात और महाराष्ट्र ने जो स्थानीय निकाय अपनाए थे उसमें इतनी है वो पावर, इतनी शक्ति प्यारे बच्चों नहीं थी। तो बात कहां पर निकल कर आई कि जो पहली बार कार्यक्रम तो ले आए, राज्यों ने भी कर दिया, लेकिन वास्तविक रूप से आर्थिक स्थानीय शासन की नींव नहीं पड़ती है। ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश पर है वो पूरी तरीके से निर्भर थे। जो इस समय स्थानीय निकाय थे गुजरात और महाराष्ट्र के, ये पूरी तरीके से पैसों के लिए प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार पर ज्यादा निर्भर थे। और कई प्रदेशों ने तो ये तक नहीं माना कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित किया जाए। अब कुछ प्रांत ऐसे थे, उन प्रांतों ने तो यहाँ तक भी नहीं माना कि स्थानीय निकायों को चुनाव है वो करवाया जाए। उन्होंने चुनाव भी करवाया नहीं, और क्या किया, वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवा लिया, वास्तविक रूप से काम नहीं करवाया। और कई प्रांत तो ऐसे थे जहां पर सरकारी अधिकारी को ये जिम्मेदारी दे दिया कि आप ही क्या करो, शासन भी करो और काम भी करो, यानी वास्तविक रूप में जनता की भागीदारी है वो शून्य थी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां स्थानीय निकायों को भंग करके स्थानीय शासन की जिम्मा सरकारी अधिकारी को सौंप दिया गया। और कई प्रदेशों में अधिकांश स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से हुए, और अनेक प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव समय समय पर स्थगित भी होते। अब कुछ प्रांत ऐसे थे जिन्होंने क्या किया कि स्थानीय निकायों के जो चुनाव थे वो अप्रत्यक्ष रीति से करवाए।
अप्रत्यक्ष रीति से यानी कैसे, गांव के अंतर्गत जो बड़े बुजुर्ग लोग थे उनमें से गांव के लोगों को कुछ एक बड़े जो पंच लोग थे 5, 15, 20, 40 लोग, उन लोगों के द्वारा ये क्या कर दिया, एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। ये अप्रत्यक्ष रीति से, जनता है वो चुनाव नहीं कर रहे। और कई प्रदेश तो ऐसे थे जहां पर समय समय पर स्थानीय चुनाव है वो क्या कर दिए गए, स्थगित कर दिए गए कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं। तो ये महत्वपूर्ण मसला था स्थानीय शासन के दौरान। आगे बढ़िए क्या कह रहा है, आगे चीज देखेंगे तो 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन किए वो शुरुआत हुई। आजादी के बाद से हाल तक कोई इतना बड़ा कार्य नहीं हुआ, बार बार कई जगह पर बना ही है लेकिन कोई भंग कर रहा है, कहीं पर चुनाव समय पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब काम करना शुरू कर दिया है सरकार ने। 1987 के अंतर्गत स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन हेतु वो काम प्रारंभ हुआ। 1987 में राजीव गांधी की सरकार ने है वो क्या किया, स्थानीय शासन की संस्थाओं को मजबूत करने हेतु इस हेतु अलग कमेटी गठित की और उस कमेटी की रिकमेंडेशन पर, उस कमेटी की अनुशंसा पर आगे जाकर संविधान में जो संशोधन किए गए 73वां और 74वें नंबर का, और उसके तहत पंचायती राज को स्टेब्लिश करने का काम हुआ। सन 1989 के अंतर्गत हम देखेंगे पीके थुंगन समिति है वो बैठाई गई थी। कौन सी कमेटी है, पीके थुंगन। 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के नियमों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की और समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव समय समय पर कराने, उनको समुचित कार्यों को सूची तय करने और ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। अब क्या हुआ था कि हमने कमेटी है वो गठित कर दी थी कब, 1987 के अंतर्गत कि आप अध्ययन करो। अब संविधान के अंतर्गत जो संशोधन का सुझाव दिया 1989 के अंतर्गत पीके जो थुंगन समिति थी, पीके थुंगन समिति ने अनुशंसा की और कहा कि पंचायती राज को आप संवैधानिक दर्जा दो। जब तक आप संविधान में इसका उल्लेख नहीं करोगे तब तक कोई राज्य स्थापित नहीं करेगा, यानी इनको कॉन्स्टिट्यूशन है वो आप दर्जा देना पड़ेगा, तब तक ये काम करने वाली नहीं। तो संविधान में दर्जा देना क्या किया जाए, मैंने पूर्व में आपको बताया था कि संविधान में ये दर्जा देना जाए तो आप संशोधन करना पड़ेगा, यही तरीका होगा, या फिर नया बिल लाओ। तो बेस्ट तरीका यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करोगे तो सभी राज्यों के ऊपर बाध्यकारी हो जाएगा। और इसके लिए क्या हुआ, थुंगन समिति की सिफारिश के ऊपर संविधान में 2 संशोधन करने का काम हुआ। कौन सा, एक तो था 73वां संशोधन और दूसरा था 74वें नंबर का संशोधन। 2 संशोधन, 73वां और 74वें नंबर के 2 संशोधन है किए गए। और क्या हुआ, 1992 के अंतर्गत ये काम हो रहा है 73वें और 74वें का, और 1993 के अंतर्गत पंचायती राज है वो लागू भी कर दिया गया। और क्या हुआ, विशेष प्रोविजन उसमें किए गए कि पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज होगी और इस पंचायती राज को चुनाव करवाने हेतु एक निश्चित संस्था की स्थापना की जाए। इन पंचायती राज और स्थानीय शासन के काम क्या हो उन कामों की भी सूची तय कर दी। इनको धन कौन देगा, कितने धन देने का क्या प्रक्रिया होगी उसका भी है वो उल्लेख कर दिया कि एक वित्त आयोग करके संस्था स्थापित की जाएगी और प्रति 5 वर्ष की समय अवधि पर कार्य करेगी और वित्त वर्ष जो वित्त आयोग है वो अध्ययन करके इनको धन देने का काम करे ताकि स्थानीय शासन, पंचायती राज और शहरी निकायों में निश्चित तौर से सही तरीके से ये व्यवस्था है तीसरे स्तर की सरकार चल सके। तो ये काम यहाँ पर जाके हुआ कब, 1989 में थुंगन समिति की सिफारिश पर जाकर ये कार्य हो रहा है और इनको कॉन्स्टिट्यूशन में संवैधानिक हमने दर्जा देने का काम किया। ये महत्वपूर्ण बात निकल कर आई, इस बात को आप ध्यान में रखना कि कब है वो इनको संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है, कब दिया जा रहा है संवैधानिक दर्जा। तो संवैधानिक दर्जा आपको दिया जा रहा है इसको 1992 में, किसके तहत, संविधान में संशोधन के तहत। संविधान में 73वां व 74वां संशोधन कर पंचायती राज व स्थानीय व नगरीय निकाय की स्थापना की गई। 73वां था वो किसके लिए था, पंचायती राज के लिए, और 74वां था वो किसके लिए था, नगरों के लिए था कि नगरों में किस तरह का है वो ढांचा होगा त्रिस्तरीय
उसका उल्लेख इसमें किया गया है। नगरों में जो त्रिस्तरीय ढांचा होगा, इसके काम क्या क्या होगा, इनको है वो किस तरह से इनका चुनाव का सिस्टम होगा, वो सारा का सारा इनमें है वो तय किया गया। तो अब हम देखेंगे हमारे जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है उनको देखने की काम करेंगे, तो किस तरह से व्यवस्था इसमें बनाई गई। तो सबसे पहली बात है 73वां और 74वां संविधान संशोधन है किस समिति की रिकमेंडेशन पर लाया गया, इनका उद्देश्य क्या था और किस तरह के इसमें है वो प्रोविजन किए गए। तो आप कहोगे साहब पी.के. थुंगन समिति की सिफारिश पर है वो संविधान में 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। पी.के. थुंगन समिति की अनुशंसा पर संशोधन किया गया एक बार। अब इस संशोधन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य है पंचायती राज व नगरीय शासन को संविधान में दर्जा देना, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और ये जो काम हुआ है ये कब हुआ है? 73वां और 74वां जो संशोधन था वो संशोधन कर दिया गया था 92 में। संशोधन किया गया था 1900 और 92 में, और इन संशोधनों को जो लागू किया गया था वो किया था 93 में, लागू किया गया था 1900 और 93 में। ये एक सामान्य बात है। आगे देखिए इसकी क्या क्या प्रोविजन। सन 1989 में संविधान में संशोधन कर केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधनों की बात आगे बढ़ाई, और इन संशोधनों का उद्देश्य था कि स्थानीय शासन को मजबूत करना और पूरे देश में कामकाज और बनावट में एक रूपता लाना। अब जो 1989 में केंद्र सरकार ने क्या किया कि 2 कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंडमेंट किए, और जिसके उद्देश्य था कि स्थानीय शासन को मजबूत करो और साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था करो त्रिस्तरीय जो पूरे देश में एक जैसी लागू हो, चाहे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कोई भी ऐसा हो, लेकिन सभी में एक रूपता की दृष्टि से लागू होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। उससे पहले आप थोड़ा सा एक अन्य उदाहरण है उसको समझिए कि ब्राजील में है वो किस तरीके से पंचायती राज की व्यवस्था जैसी एक व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, और उसमें क्या हुआ कि प्रत्येक जो जिला है उसको संघीय, प्रत्येक प्राय संघीय जिले और नगर परिषद की व्यवस्था की। 2 तरह की व्यवस्था थी, एक तो था संघीय जिला और दूसरा था नगर पालिका परिषद। इनमें से प्रत्येक को क्या किया गया कि स्वतंत्र शक्तियां प्रदान की गई, उनका प्रत्येक का न्यायाधिकार भी अलग अलग कर दिया। जिस तरीके से एक गणराज्य काम करता है उसी तरह राज्यों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक उसी तरीके से नगर पालिका परिषद के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये प्रावधान है स्थानीय शासन की शक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है। बात यहाँ पर यह है कि जो भारत में स्थानीय शासन अपनाया उससे पहले एक उदाहरण दिया हुआ है कि ब्राजील में क्या किया गया था, स्थानीय शासन जैसी संस्था स्थापित की गई और उनको इतना स्वतंत्र कर दिया कि वहां पर इवन की राज्य भी उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी इतने ज्यादा पावर दे दिए। और उसके लिए क्या किया था, उसके लिए उन्होंने द्वीप स्तर पर स्थापित किया। एक तो संघीय जिले में बांटा पूरे देश को, यानी पूरे देश के अंतर्गत अलग अलग व्यवस्था की, पूरे देश को अलग अलग संघीय जिलों में बांटा, और किसमें नगर पालिका परिषद में वो बांटा गया। पूरा डिस्ट्रिक्ट है, एक जिले का है राज्य देश के अंतर्गत, जैसे तो उस जोधपुर पूरे को हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक तो संघीय डिस्ट्रिक्ट जिला हो जाएगा और दूसरा नगर पालिका परिषद हो जाएगी, और इनके प्रत्येक के काम है वो तय कर दिए। प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होंगे, प्रत्येक के काम है वो भी अलग तय कर दिए, और इनकी जो शक्तियां हैं वो भी अलग रखी गई कि राज्य भी इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो क्या कर रहा है, एक तरफ से स्थानीय शासन को है मजबूती देने का काम कर रहा है। तो उसी तौर पर हमारे भारत में भी क्या कर दिया गया, पंचायती राज जैसी व्यवस्था को संविधान में दर्जा दिया और उनको विशेष प्रावधान दे दिए गए ताकि राज्य भी बार बार उसमें हस्तक्षेप नहीं करे और लोकल गवर्नमेंट है वो अपने अच्छी तरीके से कार्य कर सके। सन 1992 में संविधान के 73वें व 74वें संशोधनों को संसद ने क्या किया, पारित किया। संविधान का 73वां संशोधन है
गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है तथा इसका संबंध पंचायती राज की व्यवस्था संस्थाओं से है। अब जो 1992 में क्या किया कि संसद ने संविधान संशोधन 2 पारित किए, जिसमें 73वां जो संविधान संशोधन था वो गांव की सरकार से था, गांव के स्थानीय शासन था, जिसमें जो संस्था होगी वो पंचायती राज जैसी व्यवस्था होगी, उसी के जरिए गांव में क्या होगा, सरकारें चलेगी। दूसरा जो संविधान संशोधन था वो आपका 74वां, ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकाय, कौन सा है, शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। शहरी यानी गांव की तो पंचायती राज होगी, अब शहरों की क्या होगी, तो उसके लिए 74वां संविधान संशोधन जुड़ा, नगर पालिका जुड़ा और 1993 में 73वां और 74वां दोनों को लागू कर दिया। तो ये महत्वपूर्ण एक घटनाक्रम रहा, संवैधानिक दर्जा देने का काम 73वें के तहत गाँव में, 74वें के तहत किसके, शहरों के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे दोनों को लागू हमने कर दी कब, 1993 के अंतर्गत। अब हम देखेंगे 73वें संशोधन में क्या क्या काम हो रहे हैं, किस तरीके से पंचायती राज की व्यवस्था की गई, किस तरीके से पंचायती राज को काम दिया गया, किस तरीके से पंचायती राज ने काम किया, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में धरातल पर काम है वो हुआ कि नहीं हुआ। तो उसमें हमारा प्रथम संशोधन है 73वें संशोधन के कारण पंचायत राज व्यवस्था में कई बदलाव आए और इसको 1993 के अंतर्गत क्या कर दिया गया, लागू कर दिया। पूरे देश के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी, त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी, यानी 3 स्तर पर है वो सरकार करेगी गांव के अंदर। 3 स्तर कौन सा होगा, सबसे बड़ा जो स्तर है वो होगा जिले का, जिले के बाद में जो मध्यवर्ती स्तर आता है, तालुके का आता है, ब्लॉक का आता है, वह ब्लॉक का कहो तालुके का कहो एक ही बात है। तीसरा स्तर आ जाएगा आपका जो गांव का है वो आ जाएगा, तो ग्राम का, ये 3 स्तर ले आए, ठीक है। अब ये स्तर आया तो जो जिले की पंचायत राज सरकार होगी वो क्या होगी, पंचायती राज में सबसे ऊपरी सरकार होगी, क्या होगी, सबसे ऊपरी सरकार होगी। गांव में होगी वो सरकार क्या होगी, वह सबसे नीचे स्तर पर होगी, निम्न पायदान पर होगी, निम्न पायदान पर, निम्न स्तर पर, निम्न स्तर पर कौन सी हो जाएगी, गांव की। गांव में होगी तो उसको क्या कहा जाता है, ग्राम पंचायत कहा जाएगा। ब्लॉक में हो जाएगी क्या होगी, पंचायत समिति हो जाएगी। और यहां पर क्या है, जिला के अंतर्गत जिला परिषद, ये संस्थाएं क्या करेगी, काम करेगी, इसका त्रिस्तर होगा, उसको आप देखिए। त्रिस्तरीय बनावट है वो कैसे, पंचायत राज। सभी प्रदेशों में पंचायत राज व्यवस्था का ढांचा है वो निर्धारित किया गया और 3 स्तर बनाए गए। त्रिस्तरीय व्यवस्था, पहले पायदान पर ग्राम पंचायत आती है और ग्राम पंचायत के दायरे के संबंध में सुधार करने में एक अथवा अधिक से ज्यादा गांव होंगे। अब जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था हुई उसमें पहला जो पायदान होगा, सर्वप्रथम जो गांवों के अंतर्गत होगी उसको ग्राम पंचायत होगा और ग्राम पंचायत में एक गांव भी आ सकता है, एक से ज्यादा गांव भी आ सकते हैं। वो किसके आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर, जिस गांव की ज्यादा आबादी होगी उस गांव को है, उस ग्राम पंचायत को निर्धारित किया जाएगा। तो सबसे धरातल स्तर पर आई, गाँव के स्तर पर आई तो आपकी ग्राम पंचायत है, ठीक, ये आपकी ग्राम पंचायत। मध्यवर्ती स्तर जिसे मंडल कहा जाता है, जिसे खंड ब्लॉक भी कहा जाता है, जिसको तालुका भी कहा जाता है, यहाँ पर है वो आपकी सरकार आ जाएगी पंचायत समिति। पंचायत समिति जिसका प्रमुख होता है, व्यक्ति होता है, नेता होता है, वो प्रधान होता है। और सबसे ऊपरी पायदान पर जिला पंचायत का स्थान है, इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है, जिला पंचायत को या जिला परिषद को, जिला परिषद को। संविधान के 73वें संशोधन में इस बात का भी प्रावधान किया गया कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जाए। यह महत्वपूर्ण बात है क्योंकि 73वां संविधान संशोधन था, उसमें यह विशेष प्रोविजन किया गया कि ग्राम सभा अनिवार्य बनाई जानी आवश्यकता है और पंचायत के हलके में जो पंचायत है उसके क्षेत्र में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का क्या हो जाएगा, सदस्य हो जाएगा। और ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला
प्रदेश के कानून से तय होगा। तो 73वें संविधान संशोधन में ये बात रखी गई कि जो ग्राम सभाएं पंचायती राज में अनिवार्य रूप से बनाई जाए और जो पंचायत होगी उस पंचायत के जो क्षेत्र में अधीन आने वाले गांव है उन सभी गांवों के जो मतदाता जो वयस्क हैं जिनकी उम्र है 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है वे व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होंगे और ग्राम सभा का जो काम होगा वो क्या होगा, उसकी भूमिका और कार्य भी तय किए गए और ये सब तय कौन से होंगे, प्रत्येक राज्य के अपने अलग अलग कानून के मुताबिक होंगे। व्यवस्था तो कैसी रखनी होगी जो इसमें दी गई है कि त्रिस्तर की होनी चाहिए, लेकिन कानून है वो बनाने के लिए राज्यों को अधिकार दे दिया गया कि आप अपने हिसाब से कानून बनाइए, क्योंकि हम देखेंगे कि प्रत्येक राज्य की जो भौगोलिक व्यवस्था वो अलग अलग है, प्रत्येक राज्य की अपने रीति रिवाज परंपराएं अलग है। ऐसी स्थिति में राज्यों को ये अधिकार दे दिया गया कि आप है वो राज्य उस हिसाब से कानून बनाए। अब आपके आ गया पंचायत। सर्वप्रथम पंचायत सरकार 5 साल तक क्या करती है, काम करती है। पंचायत सरकार का मतलब हुआ कि पंचायत की जो तीनों स्तर है इनका जो कार्यकाल देखोगे तो कितने समय का है, 5 साल का। चाहे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो और जिला परिषद, इन सभी के स्तर कैसा हो, 3 स्तर। तीनों स्तरों का जो कार्यकाल है वो कैसा हो, 5 साल का काम होगा, यानी ये 5 साल तक चुनी हुई सरकारें काम करेगी। और यदि पहले ही भंग हो जाती है तो 5 साल से पहले भी इनको भंग किया जा सकता है, एक बात तो ये। और 5 साल के लिए इनके चुनाव हो गए तो कब से इनका कार्यकाल शुरू होगा, नियमित रूप से 6 माह के अंतर्गत इनके क्या होने चाहिए, इनकी वो आप देखोगे कि जैसे 6 माह यदि भंग भी हो गए तो 6 महीने के अंतर्गत पंचायतों के चुनाव करवाने पड़ेंगे। 5 साल तो इनका एक नियत कार्यकाल होता है, लेकिन यदि समय से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने की अवधि से पहले इनके चुनाव करवाने होते हैं। 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़िए। अब जो पंचायती राज में क्या हुआ कि जो 3 स्तर है, 3 स्तर है, किस तरह की व्यवस्था होगी, किन किन लोगों को है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो पंचायती राज में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, आरक्षण की व्यवस्था की गई। क्यों? क्योंकि गांवों के अंतर्गत भी देखोगे कुछ ऐसे तबके हैं जो सदियों से पिछड़े हुए हैं, जिनकी भूमिका न गढ़े, तो ऐसी स्थिति में उनको भी है वो ज्यादा शासन में भागीदारी दी जाए, इसके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, आरक्षण की व्यवस्था की गई, ताकि सभी को प्रतिनिधित्व मिल सके। तो आरक्षण जैसी व्यवस्था हमने की। सभी पंचायत संस्थाओं में 1/3 सीटें वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई। 1/3 सीटें वो महिलाओं के लिए क्या कर दिया गया, रिजर्व रख दी गई। 33% का कोटा तय किया गया और महिलाओं को है वो तय हुआ कि 33 महिलाएं हैं 100 में से वो पंचायती राज संस्थाओं में आनी चाहिए। तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीट में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई और ये व्यवस्था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर तय की गई। और यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट आरक्षण दे सकती है। यानी पंचायती राज संस्थाओं में क्या किया गया, आरक्षण की व्यवस्था की गई, प्यारे बच्चों, रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। क्यों? क्योंकि कुछ वर्ग ऐसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जैसे वर्ग ये थे कि इनकी एवं शासन में भूमिका कम थी और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनकी भी शासन में कम भूमिका है, महिलाएं हैं, तो ये एक ऐसी व्यवस्था की गई कोई महिलाएं उनको प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर अच्छी भूमिका रहेगी, क्योंकि एक गांव के अंतर्गत है वह पूर्ण तरीके से सुरक्षित भी रहकर काम करेगी और सही तरीके से भी काम करेगी। इसलिए महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इसमें बढ़ावा दिया गया और 33% है वो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, 1/3, ताकि महिलाएं हम ज्यादा भागीदारी। और अनुसूचित जाति और जनजाति SC/ST के लिए भी प्रावधान किया गया कि उस गांव में जनसंख्या किस तरह के उनके आधार पर है वो उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए। और एक बात ये भी जोड़ दी गई कि यदि जो राज्य की सरकार है, यदि जैसे राज्य राजस्थान, तो राजस्थान की सरकार को ये लगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो OBC है उनके लिए भी है रिजर्वेशन की व्यवस्था करनी है, आरक्षण की व्यवस्था करनी है, तो OBC के लिए भी राज्य सरकार रिजर्वेशन आरक्षण की व्यवस्था करने को स्वतंत्र है, उसमें किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं होगी।
यहाँ ये बात गौरतलब है कि आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सीट तक सीमित नहीं है, यानी सभी को रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था की गई है। तीनों ही स्तर की सीटों पर है, वो चाहे पंचायत समिति लेवल हो या फिर जिला परिषद हो या ग्राम पंचायत हो, तीनों लेवल पर है वो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष चेयरपर्सन पर तक आरक्षण दिया गया है और इसके अतिरिक्त सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर भी महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। और महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की है केवल सामान्य सीटों की स्थिति में नहीं है, बल्कि SC ST की सीटों में भी महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की शासन के अंतर्गत क्या किया जाए, प्यारे विद्यार्थियों, भूमिकाएं भागीदारी लाई जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई सीट महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के लिए साथ साथ आरक्षित की जा सकती है। इस तरह सरपंच का पद कोई दलित अथवा आदिवासी महिला भी धारण कर सकती है। अब इस रिजर्वेशन का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि कोई महिला कोई सीट है वो महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला के लिए भी आरक्षित की जा सकती है, और ऐसी स्थिति में वह सरपंच का पद है, प्रधान का पद है या जिला प्रमुख का पद है, वह कोई भी दलित महिला, आदिवासी महिला, निम्न जो वर्ग के लोग हैं उनमें महिला और जो पुरुष हैं वो क्या कर सकते हैं, ये पद धारण कर सकते हैं। किसके तहत? रिजर्वेशन के तहत। क्यों? क्योंकि उनको शासन में भागीदारी मिले। लंबे समय तक ये वर्ग उपेक्षित था, इसलिए सरकार ने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से इनको शासन में भागीदारी दी जाए, और स्थानीय लेवल पर इनकी भागीदारी दी तो ये अपने आप इनका क्या हो जाएगा, राजनीतिक साक्षरता आ जाएगी, तो आगे ये अपने आप शासन में भागीदारी के लिए बढ़ पाएंगे। इसलिए इन निकायों में स्थानीय स्तर पर हमने क्या किया, रिजर्वेशन आरक्षण जैसी व्यवस्था कर दी गई। आरक्षण किसके लिए की? महिलाओं के लिए की। एक दिया SC ST और OBC, इनके लिए भी क्या किया गया, आरक्षण तय किया गया, और OBC के लिए आरक्षण है वो सरकार पर छोड़ दिया गया। आरक्षण राज्य सरकार तय करने को स्वतंत्र है। ये महत्वपूर्ण मसला था। आगे बढ़िए क्या कह रहे, अब ये हुआ कि जो विषय, ये तो हमने देख लिया पंचायती राज को, इस चीज को आप ये समझिए कि ये पंचायती राज है, पंचायती राज व्यवस्था संविधान, तेरहवां और 14वां संशोधन, चुनाव कितने, चुनाव प्रत्यक्ष रीति से या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। कार्यकाल कितना रखा गया, 5 साल रखा गया। 5 साल से पहले भी इनको भंग किया जा सकता है। फिर इनमें आरक्षण की व्यवस्था की गई। आरक्षण की व्यवस्था की, और फिर एक अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई थी, वह की गई इनके लिए विषयों का बंटवारा। विषयों का मतलब हुआ काम। काम क्या क्या होगा, या उस काम को तय किया गया, कुछ सूची बनाई गई कि ये काम होंगे। वो विषय काम कौन से कौन करेंगे, पंचायती राज करेंगे, और उसके लिए एक अनुसूची भी जोड़ी गई। अनुसूची जोड़ी गई 11वीं अनुसूची के तहत वो पंचायत राज को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा देने का काम हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण काम हुआ। 29 विषय जो पहले राज्य सूची में थे, अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिए गए, और इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना था, और अधिकांश मामलों में इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के काम में करना था।
अब क्या यहाँ की सरकार ने जो 73वें संविधान संशोधन था, अलग अलग राज्यों ने कानून भी बनाए और उसमें क्या किया कि जो काम है वो चिन्हित किए गए। जो विषय राज्य सूची के अंतर्गत ज्यादा थे उन राज्यों को, उन विषयों को है छंटनी की गई और एक नई शेड्यूल, एक नई अनुसूची है वो बनाएगी, 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में वो पंचायतों के विषय जोड़ दिए गए और 12वीं के अंतर्गत है वो के स्थानीय जो शहर है उन शहरों के, नगरों के जोड़ दिए गए और काम भी तय कर दिया गया। 29 विषय ऐसे हैं जो कौन करेंगे, पंचायती सीधा काम करेगी। तो 29 विषयों पर कौन करेंगे, ये पंचायती काम करेंगे, पंचायती राज। अब आप देखोगे कौन से वो 29 विषय तय किए गए उनको देखेंगे। अनुच्छेद 1 जोड़ा गया था इसमें, अनुच्छेद 243 जी, 243 जी अनुच्छेद जोड़ा गया, जो पंचायतों की शक्ति, पंचायतों को प्राधिकार और उत्तरदायित्व कि किसी प्रदेश की विधायिका कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायत को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगी। अनुच्छेद 243 जी के तहत बच्चों ये पंचायतों को शक्ति दी है। कौन, कोई राज्य की विधायिका, कोई राज्य की विधानसभाएं वो कानून बनाकर पंचायतों की शक्ति, पंचायतों को उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी और घटोतरी का काम है वो कौन करेगी, वहां की लोग, जो प्रदेश की सरकारें, राज्य की सरकारें वो करेगी। और 11वीं अनुसूची में जो मामले दर्ज है वो किनको दिए जाए, उन पर स्वतंत्र रूप से पंचायत क्या करे, काम करे। तो ये एक संवैधानिक उपबंध है, इसको आप याद रखिए कि संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 243 जी के तहत प्रदेश सरकार ग्यारहवीं अनुसूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति पंचायतों को प्रदान करें। तो साधारण शब्दों के अंतर्गत ये आर्टिकल हो जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 243 जी में कहा गया है कि जो प्रदेश की सरकार, जो राज्य सरकार है वो 11वीं अनुसूची में जो विषय दिए हुए हैं उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है वो किसको प्रदान करेगी, पंचायतों को प्रदान करेगी, उनको उत्तरदायित्व देगी और उनके प्राधिकार, उनकी शक्तियों में वृद्धि करने का भी काम करेगी, ताकि जो पंचायतें हैं वो क्या करे, स्वतंत्र रूप से काम करे। ये महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही थी। तो 243 अनुच्छेद की हमने बात कर ली कि किस तरीके से वो पंचायतों को है वो शक्तियां दी गई, किस तरीके से पंचायतों का चुनाव किया गया, किस तरीके से पंचायतों के अलग अलग कार्य सूची 29 विषयों का बंटवारा किया कि इन विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो किसको होगा, पंचायत को होगा। और वास्तविक हकदार भी है वो पंचायतें इन विषयों पर कानून बनाए और इसके लिए क्या करे, इसके लिए ये काम है वो राज्य को दिया गया कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे तो पंचायतें इन विषयों पर ज्यादा से ज्यादा काम करे। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई हमारी पंचायती राज के सिलसिले में कि किस तरह की व्यवस्था हमने स्वतंत्रता के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में 2 अनुच्छेदों में 2 संशोधन किए, 72 और 73 अमेंडमेंट लेकर आए और उनमें संवैधानिक रूप से पंचायती राज की स्थापना का कार्य किया। इस तरह से मोटे तौर पर पंचायती राज जैसी व्यवस्था हमने की। मुझे उम्मीद है, अपेक्षा है कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।